नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। भारतीय वायुसेना के लिए अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की मांग केवल एक तकनीकी जरूरत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिक आवश्यकता है। वर्तमान परिदृश्य में MiG-21 जैसे पुराने विमान चरणबद्ध तरीके से सेवा से हट रहे हैं, जिससे वायुसेना के स्क्वाड्रन लगातार घट रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और चीन दोनों अपने वायुसेना बेड़े को आधुनिक तकनीक से लैस कर रहे हैं। पाकिस्तान पहले ही J-10C और F-16 जैसे उन्नत लड़ाकू विमानों पर निर्भरता बढ़ा रहा है और चीन के पास अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर मौजूद हैं। ऐसे में शक्ति संतुलन बनाए रखना भारत के लिए अत्यावश्यक है, खासकर भारत पाक और भारत चीन सीमाओं पर बढ़ते तनाव को देखते हुए। वायु श्रेष्ठता केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि रणनीतिक दबदबे के लिए भी जरूरी है। हम आपको बता दें कि राफेल लड़ाकू विमान न केवल लंबी दूरी से सटीक हमले की क्षमता रखते हैं, बल्कि मल्टी रोल मिशनों जैसे एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक और मरीन ऑपरेशंस में भी अप्रतिम प्रदर्शन कर सकते हैं। अतिरिक्त राफेल का अधिग्रहण भारतीय वायुसेना को 2 मोर्चों पर एक साथ ऑपरेशन चलाने की क्षमता देगा, जो मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति में अनिवार्य है। समय की मांग है कि सरकार इस अधिग्रहण को प्राथमिकता दे, ताकि किसी भी संभावित संकट में भारत तात्कालिक और निर्णायक प्रतिक्रिया देने में सक्षम रहे। हम आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि जल्द से जल्द और राफेल विमान खरीदे जाएं। इसके लिए वायुसेना ने फ्रांस से अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए सरकार से सरकार यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते पर जोर दिया है। यह कदम उसके लंबे समय से लंबित 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी MRFA परियोजना का हिस्सा है, जिसमें अधिकांश विमान देश में विदेशी सहयोग के साथ निर्मित होने हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार वायुसेना आने वाले 1-2 माह में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC के समक्ष स्वीकृति आवश्यकता यानी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी AON के लिए MRFA प्रस्ताव पेश करेगी। हम आपको बता दें कि AON स्वीकृति रक्षा खरीद की लंबी प्रक्रिया का पहला चरण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में DAC को इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेना होगा। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि अतिरिक्त राफेल स्क्वाड्रनों की तत्काल आवश्यकता है, ताकि लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या में हो रही कमी को रोका जा सके। हम आपको बता दें कि वर्तमान में वायुसेना के पास केवल 31 स्क्वाड्रन, जिसमें प्रत्येक में 16 से 18 विमान हैं, जो अगले माह MiG-21 विमानों की सेवानिवृत्ति के बाद घटकर 29 रह जाएंगे, जबकि अधिकृत संख्या 42.5 स्क्वाड्रन है, जो चीन और पाकिस्तान के संयुक्त खतरे से निपटने के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। हम आपको याद दिला दें कि मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल विमानों का सीमा पार लंबी दूरी के हमलों में व्यापक उपयोग हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने 6 इंडियन एयरफोर्स विमान, जिसमें 3 राफेल शामिल थे, मार गिराए, पर भारत ने इस दावे को नकार दिया। उस समय पाकिस्तान ने चीन निर्मित J-10 लड़ाकू विमान और PL-15 मिसाइलों, जो कि 200 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती हैं, उनका उपयोग किया था। हम आपको यह भी बता दें कि चीन निकट भविष्य में पाकिस्तान को कम से कम 40 J-35A 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट देने की योजना बना रहा है, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को और जटिल बना सकता है। हम आपको बता दें कि MRFA परियोजना पिछले 7-8 वर्षों से लंबित है, जिसकी प्रारंभिक लागत अनुमानित 1.2 लाख करोड़ से अधिक थी। अब इंडियन एयरफोर्स के सामने विकल्प है कि राफेल की अतिरिक्त खरीद G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मार्ग से हो, क्योंकि यह प्रक्रिया तेज और आर्थिक होगी। साथ ही पहले से उपलब्ध आधारभूत संरचना जैसे अंबाला और हासीमारा एयरबेस का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करना होगा। इसके लिए रूस के सुखोई 57 और अमेरिका के F-35 पर विचार हो रहा है, पर अभी कोई औपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। साथ ही स्वदेशी AMCA परियोजना 2035 तक उत्पादन में आने की संभावना है, लेकिन तब तक अंतरिम क्षमता अंतर को भरना होगा। हम आपको यह भी बता दें कि राफेल का नौसेना संस्करण पहले ही INS विक्रांत के लिए स्वीकृत है, जिससे वायुसेना और नौसेना में प्लेटफॉर्म व उपकरण की समानता बनेगी, रखरखाव व प्रशिक्षण लागत घटेगी। इसके अलावा निजी क्षेत्र की भागीदारी और DRDO व रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों के प्रयासों को पूरक बनाने की योजना भी हाल ही में उच्च स्तरीय समिति ने तैयार की है। देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के लिए मौजूदा समय में दोहरी चुनौती है: गिरते स्क्वाड्रन स्तर और पड़ोसी देशों की बढ़ती वायु शक्ति। अतिरिक्त राफेल की खरीद एक त्वरित समाधान दे सकती है, जबकि दीर्घकाल में MRFA 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और AMCA जैसी परियोजनाएं वायुसेना की तकनीकी बढ़त बनाए रखने में मदद करेंगी। निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार तात्कालिक सामरिक आवश्यकता और दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता के बीच संतुलन कैसे बनाती है। हम आपको यह भी बता दें कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने शनिवार को कहा था कि किसी युद्ध की समाप्ति
समाप्ति बहुत महत्वपूर्ण होती है और युद्ध का अहम सिद्धांत लक्ष्य होता है जिसे ऑपरेशन सिंदूर में हासिल किया गया। उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य पूरा हो गया और आतंकवादियों को सबक सिखाया गया। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। हमारा उद्देश्य आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाना था कि वे कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचेंगे। अब उन्हें पता है कि उन्हें इसकी कितनी कीमत चुकानी पड़ सकती है और एक बार जब हम ये उद्देश्य हासिल कर लें तो हमें इसे जारी रखने के बजाय इसे रोकने के सभी अवसर तलाशने चाहिए। बहरहाल, आइए देखते हैं वायुसेना प्रमुख के बयान पर क्या कह रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी। हमने जब दुश्मनों के साथ में हमने अभी हाल में ही जब उनका सामना हो रहा था, ये शतरंज की चाल के समान थी। क्यों कहा शतरंज का चाल? क्योंकि आपको नहीं पता कि दुश्मन क्या सोच रहा है और आपने अपनी चाल चली और आपको नहीं पता था कि दुश्मन अब कौन सी चाल चलेगा। शतरंज की चाल में कई ऑप्शंस होते हैं, तो वो कौन सी चाल चलेगा, किस तरीके से चलेगा, क्या वो प्यादा चलेगा, क्या यह बादशाह चलेगा, क्या रानी होगी, हाथी होगा, क्या कहने का मतलब है शतरंज की चाल में जो संभावनाएं होती हैं वो सारी संभावनाएं थी। पर जब उसने चाल चली तो उसको भी नहीं पता था हमारी चाल अगली क्या होगी, हमारा जवाब क्या होगा। तो इस तरीके की चाल को हमने किया। पर कहने का मतलब है कि ये जो है बहुत ही एक बड़ी चतुराई के साथ खेल खेला गया और इसमें हमने दुश्मन की सारी चालों को मात दी और मात ही नहीं दी, उनको शह दी और मात दी। पर हमने जो कि उनकी जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था उसको नेगेटिव करके जो अपना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था उसको हासिल किया। लड़ाई का जो संदेश होता है, लड़ाई का जो मकसद होता है कि अपनी नेशनल पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव को अगर आपने अचीव कर लिया है, चाहे आपके कितने भी लोग मरे या ना मरे, दैट्स डिफरेंट, तब उसको कहते हैं कि आपकी जीत हुई है। इसको कहते हैं अगर आपकी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ना आपने हासिल किया हो और बड़ी वीरता दिखाई हो तो सब फिर धरी धराई रह जाती है। तो ये जो है ये बिल्कुल बात की कही हमारे सीडीएस ने कि हमने इसको हमारे लिए एक बड़ी शातिर शतरंज की चाल थी जिसका दुश्मन ने सामना किया पर वो ना हासिल कर पाया जो वो चाहता था और हमने वो हासिल कर लिया। क्योंकि पाकिस्तान की कितनी हार हुई है आपको पता ही है, आपने हिस्ट्री पढ़ी हुई है। अरे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं, बांग्लादेश तो पैदा हो चुका है। वो अब यहां तक कि पाकिस्तान के इतिहास में नहीं लिखा ये, वो दूसरी बात है। पर देखिए वो उनकी चतुराई है कि किस तरीके से अपने इतिहास को भी वो कंट्रोल करते हैं। पाकिस्तान को उनको पता था, कारगिल में भी वही हुआ, पिटाई हुई, थक के वापस चले गए। हर जगह उनके साथ 65 में, 61 में, तो 48 में सारी की सारी जो चीज हुई है पाकिस्तान को पता है और इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगर हम उनसे 5 गुना ज्यादा है, हमको जीतना है। अगर हम नहीं जीत हासिल करते तो कहीं हमारे में कमजोरी पाई जाएगी। पर हमने हर बार जीत की। पाकिस्तान को ये फिक्र था और पाकिस्तान की फिक्र बन के रह गई है और अभी भी वो फिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान आने वाले समय में भी कोई ना कोई चाल चल सकता है। देखिए अब आप इसको समझने के लिए आप अपना रीजनल पॉलिटिकल थ्रेट सिचुएशन जो डेवलप हो रहा है इंटरनेशनल सीन में, वो क्या है, इसमें चाइना का क्या रोल है, चाइना क्या खेल खेल रहा है, इसमें बांग्लादेश का क्या रोल है, इसमें इन्होंने रिलीजन का किस तरीके से सहारा लिया है, किस तरीके से बांग्लादेश के लोगों को उकसा रहे हैं, किस तरह चाइना बांग्लादेश मिलकर भारत को कह रहा है कि आप मान जाइए नहीं तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में क्या हम कर सकते हैं। ये उनके यूनुस साहब ने ऑलरेडी कह चुके हैं। ये सारी की सारी थ्रेट है, ये सारी की सारी एक रियलिटी है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो हमको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं, शतरंज की चाल है, पर हमारे को उनसे जो भी हो उनके 2 कदम आगे हमको सोचना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान को हम फिर से कहीं भी और भी हो, पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान चाइना कॉम्बिनेशन को शय और मात दे। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाहे वो किस तरीके से बना रहे हैं, गदार पोर्ट में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इस सब के इनपुट्स इसमें आएंगे। हमारी अगली जो पॉलिसी होगी, जो हमारी जो अगली पहलगाम के हादसे के बाद आर्मी चीफ बता रहे थे कि उनको डिफेंस मिनिस्टर मिले, पहली बार इस तरीके से उन्होंने बात की, इस तरीके से एब्सोल्युटली जैसे पॉलिटिकल लीडरशिप और आर्मी का मेल होता है उस तरीके से बात की उन्होंने। उस बात में उन्होंने कह दिया कि इनफ इज इनफ, बस इससे ज्यादा और नहीं हमें चाहिए, जो हो गया सो हो गया।
अब हमारे को एक्शन लेना है और हमें कुछ करना है जिससे कि हम अपनी पूरी कार्रवाई और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑब्टेन कर सकें। और इस तरीके से फिर उन्होंने कहा और जिस तरीके से उनके इंस्ट्रक्शंस आए, जैसे से और जिस तरीके से क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस थी, जिससे कि एब्सोल्युटली पता चल गया फौज को और फौजी कमांडर्स को और फील्ड कमांडर्स को कि हमें क्या हासिल करना है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, किस डायरेक्शन में जाना है, एब्सोल्युटली क्लियर था। तो ये जो पहली बार हुआ, ये जो चीज़ जो आर्मी चीफ बोल रहे हैं, वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होती है। एक पॉलिटिक्स और मिलिट्री कमांडर्स के अंदर जो तालमेल होता है, तभी आर्मी जो लड़ाई का जो रिजल्ट है वो हासिल होता है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल होता है। तो ये जो हमारे आर्मी चीफ ने बोला, ये कहते हैं कि अब और भी कहीं भी जब भी बात होगी उसको हम इसी तरीके से हासिल करेंगे, इसमें दो राय नहीं है। और हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली सारी दुनिया को बता दिया कि कौन सी चीज़ हमने की, कैसे की, क्या किया, हमने एब्सोल्युटली थ्रेडबेयर बता दिया। और वही बताया जो बताने की ज़रूरत होती है, जिसकी बताने की ज़रूरत नहीं होती उसकी। और लोग बहुत पूछेंगे, सिविल में अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे, पूछने वालों को समझ नहीं है इस बात की कि क्या बताया जा सकता है, क्या नहीं बताया जा सकता। हमने वही काम किया जो हमें करना था। आदेश जो होते हैं वो एब्सोल्युटली क्लियरली दिए जाते हैं कि जब क्लियर आदेश आता है तभी फौजी कमांडर को पता होता है कि क्या करना है। देखिए, इसमें बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं, बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसीलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को पूरा आर्मी का ज्ञान जो बोल रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसीलिए पॉलिटिकल लीडर्स अच्छे एडवाइजर्स रखते हैं जिनको मिलिट्री का ज्ञान होता है। अगर मिलिट्री का ज्ञान का मतलब है उस चीज का ज्ञान जो आपकी राष्ट्र माता की रक्षा करेगी। वे कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर भारत के लिए है वो है सुरक्षा। और सुरक्षा कैसे होगी उसके इंस्ट्रक्शंस की क्लैरिटी पॉलिटिकल लीडरशिप में होनी चाहिए। जो इंस्ट्रक्शन वो आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को देंगे, ये चीज बहुत जरूरी है और यही चीज करके दिखाई गई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।